हेलो फ्रेंड्स, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सीटेट के लिए सीडीपी का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट किया है जो कि स्मार्ट स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? ए कह रहा है परियोजनाकार, बी कह रहा है क्षेत्र भ्रमण, सी कह रहा है जर्नल लिखना, डी कह रहा है विचार मानचित्रण। यहाँ कूट दिया हुआ है, इसके कूट से आपको आंसर चुनना है। तो आकलन और उपकरण के लिए पर्यावरण अध्ययन में परियोजना भी कार्य इम्पॉर्टेंट है, क्षेत्र का भ्रमण भी, और जर्नल लिखना, विचार मानचित्रण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा। ए, बी, सी और डी चारों। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए कह रहा है एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बी कह रहा है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। सी कह रहा है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। डी कह रहा है एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ई कह रहा है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसके कथन में सही है। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक छोड़ देते हैं। और इसका जो बी है वो भी राइट है कि इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार जो होते हैं उन्हें काटकर मतलब जला दिया जाता है। और जो डी है ये भी राइट है कि एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो ए, बी और डी इसका राइट आंसर है। तो कोट में कहाँ दिया है? ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? कौन सा ऐसा कौशल नहीं है? पूर्वानुमान या निर्धारण या फिर निष्कर्ष निकालना या फिर अवलोकन। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, निर्धारण। ऐसा कौशल नहीं है। पूर्वानुमान से भी आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आधारित मतलब कौशल को बढ़ावा दिया जा सकता है, और निष्कर्ष निकाल कर भी, अवलोकन करके भी। अगला क्वेश्चन है, राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जानी चाहिए? ए कह रहा है अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। बी कह रहा है यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सी कह रहा है सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। डी कह रहा है आरक्षण प्रक्रिया की समझ है। इसमें भी कूट दिया हुआ है, कूट के माध्यम से हम लोग अपना आंसर देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा उसका वो राइट होगा, ए और सी। तो ए में क्या दिया था? अलग अलग स्थानों पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, और सी कह रहा है सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रयुक्त होती है? सर्वाधिक उपयुक्त प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। बी कह रहा है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे अपने घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। सी कह रहा है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। और डी कह रहा है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश मानचित्र बनाए बिंदुओं तथा वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट होगा। आप ये थोड़े ना बोलेंगे बच्चों को कि अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर जो मानचित्र बनाया है उसकी स्थिति को बताए, ये सब इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है,
कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पेड़ पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम मतलब सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ए कह रहा है समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं। बी कह रहा है कि समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। सी कह रहा है अधिकतम पौधे के नाम लिखना। डी कह रहा है उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उनके उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ बेस्ट, सबसे अच्छा ये है। आप ये भी बोल सकते हो कि पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ए कह रहा है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। बी कह रहा है आकलन में सफलता प्राप्त करना। सी कह रहा है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं या अवधारणाओं को समझना। डी कह रहा है सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट होगा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कि सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति से जोड़ना, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा सीखते हैं, किताबों से वो कम सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। ए कह रहा है साफ सुथरा रेखांकन। बी कह रहा है गणनाएं और अनुमान। सी कह रहा है माप के अनुसार चित्रण करना। डी कह रहा है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी करना। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा कि मानचित्रण सिखाने से शिक्षार्थियों में सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर दिया है पेट्रोल का मूल्य जून 2007 में 47.74 और दिसंबर 2014 में है 61.33। डीजल का मूल्य दिया है यहाँ 35.21 और दिसंबर 2014 में दिया है 15.51। अब इसकी तालिका को देखते हैं क्या कह रहा है। उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। बी पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। सी कह रहा है डीजल सस्ता है इसलिए सर्वाधिक परिवहन इस पर चलना चाहिए। डी कह रहा है डीजल पेट्रोल से सस्ता है, लोगों को डीजल वाली गाड़ी खरीदना चाहिए। तो इसका कोड दिया हुआ है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सी और डी। सी में दिया है डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलना चाहिए और डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ी इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी और डी इसका जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। ए कह रहा है मूर्त से अमूर्त को। बी कह रहा है सरल से कठिन को। सी कह रहा है स्थानिक से वैश्विक को। डी कह रहा है अमूर्त से मूर्त को। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट होगा, बी और सी कि सरल से कठिन की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर को छोड़ करके। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेट को लगाइए और हो सके तो अगर आप लोग विस्तार पढ़ना चाहते हैं तो कक्षा 3 से 5 तक की ईवीएस की एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिए, वहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं अगर आप वहाँ से पढ़े रहेंगे तो आसानी से इसका आंसर आप लोग कर सकेंगे, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संतुष्टि नहीं की। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है। पाठ्यक्रम पर भार कम करने के लिए,
बी कह रहा है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। सी कह रहा है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत होगा। डी कह रहा है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो पर्यावरण को नहीं समझ पाएंगे, उनको परिवेश में ही रहकर थोड़ा बहुत पर्यावरण का ज्ञान दिया जाता है। जब वो कक्षा 3 में जाते हैं तो उसके आगे वो आराम से ताकि समझ सकें। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? ए कह रहा है विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। बी कह रहा है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। सी कह रहा है विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। डी कह रहा है विद्यार्थियों से कहे कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा उसका राइट होगा कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। उस प्रोजेक्ट पे जब बच्चे काम करेंगे तो उनको अपने आप ही ये सब पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें लिखेंगे कहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका क्या कारण है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं जब देखने के लिए इधर उधर करते हैं तो वो अपनी गर्दन को हमेशा मतलब हिलाते रहते हैं। क्यों हिलाते हैं? ए कह रहा है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। बी कह रहा है कि इनके कान ढके होते हैं, वे उड़ सकते हैं। सी कह रहा है पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। डी कह रहा है इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट होगा कि अधिकांश जो पक्षी होते हैं उनकी आँख की पुतलियाँ घूम नहीं पाती हैं, स्थिर होती हैं, इस कारण वे अपने सर को घुमाकर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। सी कह रहा है प्लास्टिक के थैले में रखना। डी कह रहा है रेफ्रिजरेटर में वंचित करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसका वो राइट होगा, अचार और आम का पापड़ बनाना। जूस तैयार करके नहीं रख सकते आप, प्लास्टिक के थैले में भी नहीं, रेफ्रिजरेटर से भी वंचित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। सी कह रहा है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। डी कह रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो जो क्या कहते हैं केरल है उसके निकटवर्ती राज्य जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। और केरल की राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है और इसकी प्रमुख भाषा जो है वो मलयालम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हमारे देश में किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ए कह रहा है मिजोरम, बी कह रहा है गोवा, सी कह रहा है जम्मू और कश्मीर, डी कह रहा है बिहार। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, गोवा। बिहार में लिट्टी और चोखा फेमस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते। ए कह रहा है दीमक, बी कह रहा है गिलहरी, सी कह रही है छिपकली, डी कह रहा है चूहा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट होगा, गिलहरी। गिलहरी हमेशा काटती और कुतरती रहती है ताकि उसके दांत जो है ना बढ़ें, क्योंकि अगर वो काटती नहीं है तो उसके आगे के दांत जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा ए कह रहा है केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, बी कह रहा है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, सी कह रहा है बंजर हो जाएगी, डी कह रहा है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट होगा, बंजर होगी, क्योंकि बार बार अधिक कीटनाशक का प्रयोग किया जाएगा। अगर बार बार एक ही फसल बोई जाती है और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, उससे ज़मीन जो होती है बंजर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये कह रहा है रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरों के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। बी कह रहा है इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी न पहुंच सके। सी कह रहा है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। डी कह रहा है यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो यह वृक्ष जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है पहली बात तो, और इसकी जो मतलब जमीन जाती है ये 30 गुना तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा। तो इसका कोड दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा कि ए बी और सी जो दिया है इसका कोड वो सही होगा। अब सिर्फ यहाँ एक ऑप्शन गलत दिया है कि ये अबू धाबी नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 2 जनवरी 2015 को मड़गांव से नगर कोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन अर्थात 3 जनवरी 2015 को 4:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी लगभग कितनी थी? ए कह रहा है 54 किलोमीटर, बी कह रहा है 51, सी कह रहा है 59, डी कह रहा है 57। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट 54 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में रहने वाले कोई व्यक्ति अपने भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा पहले क्या होगी? पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, बी कह रहा है पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, सी कह रहा है दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, डी कह रहा है दक्षिण दिशा में फिर पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं, उनके शरीर सल के ढके होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा कि वे अंडे देते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, इन चारों की एक विशेषता है कि ये अंडे देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है क्या है? कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, सी कह रहा है पाठों को आनंददायक बनाना, डी कह रहा है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट होगा कि सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? ए कह रहा है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, बी कह रहा है उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, सी कह रहा है यह पता करके उन्होंने अपनी दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, डी कह रहा है जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि आयोजन करके। तो ऑप्शन नंबर सी इज बेस्ट, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। अगला क्वेश्चन है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? एक कह रहा है क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सेट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। बी कह रहा है जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। सी कह रहा है आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। डी कह रहा है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी
अनुशासित रहें और उस स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन करें। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा कि क्रियाकलाप की एक स्तरीय स्थिति उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में कौन एक संकेतक उपर्युक्त नहीं है? स्मरण, प्रश्न पूछना, सी कह रहा है न्याय और समानता के प्रति चिंता, डी कह रहा है सहयोग। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट होगा, स्मरण उपर्युक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है कौन है? पालक, नारियल, बंद गोभी और सरसों। तो सरसों होगा कि सरसों के पौधे जब छोटे हैं तो उसकी सब्जियां भी बनाई जाती हैं और इनकी बीजों से तेल भी प्राप्त होता है। अगला है, कांसा के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। बी कह रहा है इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। सी कह रहा है आदिवासी लोग ब्रांच का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। डी कह रहा है ब्रांच की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु मजबूत होती है। इसमें कूट दिया हुआ है, कूट से आप लोग इसका आंसर पता करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है और बी नहीं, इसका बी और क्या कहते हैं सी आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। और सी है आदिवासी लोग ब्रांच का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मच्छरों से फैलने वाला रोगों का समुच्चय है? चिकनगुनिया, मलेरिया या मियादी बुखार। बी कह रहा है हैजा, डेंगू, मलेरिया। सी कह रहा है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। डी कह रहा है चिकनगुनिया, हैजा और मियादी बुखार। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया ये तीनों मच्छरों से फैलते। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, इसको हम कल करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों का सेशन अच्छा रहा होगा। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए ताकि आप लोगों का शिफ्ट क्लियर हो जाए।